एक तरफ रशीद खुद का दर्द छुपाते हुए अपने मीटिंग में बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एक बुटीक में 23 साल की निशा अपने केबिन में बैठे कुछ फाइल्स चेक कर रही है। उसके बुटीक ने इस साल काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है और जल्दी ही उन्हें एक बड़ी डील मिलने के चांसेस भी है, जिसके वजह से निशा काफ़ी खुश है। तभी उसे बुटीक से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो केबिन के बाहर आती है और देखने लगती है। लगभग उसके ही उम्र का एक हैंडसम आदमी निशा की असिस्टेंट जोया से फ्लर्ट किए जा रहा है और 4 साल का एक क्यूट सा बच्चा बुटीक में रखे लैपटॉप पर कुछ कर रहा है। उन दोनों को देखकर निशा की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज़ सुनकर उस हैंडसम आदमी और वो बच्चा दोनों की नज़रें निशा को तरफ मुड़ती है। बच्चा अगले ही पल निशा की तरफ भागते हुए जाता है। मम्मा। उद्धरण चिन्ह। निशा उसे अपने बाहों में उठाकर गले लगा लेती है। वो हैंडसम आदमी दोनों को ऐसे देख मुस्कुराता है। निशा बच्चे को नीचे उतारते हुए फिर से पूछती है, तुम दोनों यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, ऑफकोर्स तुमसे मिलने आए हैं। उद्धरण चिन्ह। निशा मुस्कुराती है। बच्चा फिर से लैपटॉप पर गेम खेलने में लग जाता है और वो आदमी निशा के पीछे उसके केबिन में आता है। उसके सामने चेयर पर बैठते हुए वो आदमी बोलता है, वाह, लगता है काम काफ़ी बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। निशा अपने सामने पड़ी एक फाइल खोलते हुए उस आदमी की तरफ देखती है। वो है मिहिर सक्सेना, जिसका खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का छोटा सा बिजनेस है, पर वो सारे काम छोड़कर यहाँ उसके सामने बैठा है। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है मेरा, लेकिन तुम्हारा क्या? आज कोई मीटिंग या काम नहीं है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। निशा के इस सवाल पर मिहिर उखड़ते हुए कहने लगता है, ये तुम अपने प्यारे बच्चे से क्यों नहीं पूछती? आज कुछ खास काम नहीं था, कोई मीटिंग्स नहीं थी तो सोचा था मस्त आराम कर लूंगा आज के दिन। लेकिन नहीं, तुम्हारे प्यारे बेटे से ये देखा ही नहीं जाता कि मैं चैन से बैठूं। जबरदस्ती मुझे यहाँ पर ले आया। उद्धरण चिन्ह। निशा की हंसी छूट जाती है। कुछ भी मिहिर, 4 साल का बच्चा है वो, तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर कैसे ला सकता है? उद्धरण चिन्ह। मिहिर भी मुस्कुरा देता है, और तुम्हारा ये 4 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है ये तुम भी नहीं जानती। लोगों से अपना काम निकलवाने का हुनर इस उम्र में भी उसके पास कहाँ से आया है पता नहीं। उद्धरण चिन्ह। लोगों से कुछ भी करके अपना काम निकलवाने का हुनर तो रशीद में जैसे कूट कूट कर भरा है, और अब उसका ये हुनर उसके बेटे में भी आ गया है। क्यों ना हो, वो ना भी चाहे तो भी पापा के कुछ गुण तो बच्चे में आएंगे ही। निशा बस मुस्कुरा देती है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो मिहिर को सुनती है उसकी मुस्कान थम सी जाती है। वैसे रिद्धिमा। मिहिर अगले ही पल रुक जाता है। निशा के बदले एक्सप्रेशन देखकर वो खुद को दिल ही दिल के कोसता है। इस नाम से मत बुलाया करो मिहिर। घर में ठीक है पर ऐसे बाहर, फौरन निशा के मुंह से निकल जाता है। वो नहीं चाहती गलती से भी उसका ये नाम किसी और के सामने आए। शर्मिंदगी से मिहिर माफी मांगने लगता है, सॉरी यार, वो गलती से मुंह से निकल गया। उद्धरण चिन्ह। निशा लंबी सांस लेती है। उस नाम के साथ साथ वो जिंदगी भी अब वो बहुत पीछे छोड़ आई है। अब तो यही उसकी जिंदगी है। बीते हुए कल से वो अब दूर ही रहना चाहती है, क्योंकि ये बीता हुआ कल न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके बेटे के लिए भी खतरनाक है, और वो किसी भी हालत में अपने बेटे को खतरे में नहीं डालना चाहती। तो क्या कह रहे थे तुम? निशा का सवाल सुनकर मिहिर समझ जाता है कि निशा भी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अरे, मैं पूछ रहा था, वो तुम्हारी असिस्टेंट है ना? क्या नाम है उसका? मिहिर उसका नाम याद करने की कोशिश करता है, जो कि वो याद ही नहीं कर पा रहा। आंखें सिकुड़ते हुए निशा बोलती है, इतने देर से तुम उससे फ्लर्ट कर रहे थे और तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता? जोया। जोया नाम है उसका। उद्धरण चिन्ह। हाँ, जोया। क्या वो सिंगल है या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड है? मतलब मेरे लिए कोई चांस है क्या? मिहिर दिलचस्पी से पूछने लगता है, जिस पर निशा खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ट्राई करने की कोशिश भी मत करो। मैं नहीं चाहती उसका दिल विल टूटे और वो मेरी जॉब छोड़कर भाग जाए। उद्धरण चिन्ह। मिहिर की आंखें बड़ी हो जाती है। अरे मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं लड़कियों के दिल तोड़ते फिरता हूँ? लड़कियां ही मेरा दिल तोड़ देती है शादी की बात करके। उद्धरण चिन्ह। निशा खिलखिलाते हुए हंसने लग जाती है। अरे तुम हंस रही हो? कैसी दोस्त हो यार, तुम्हें तो उल्टा मेरी मदद करनी चाहिए। मिहिर थोड़ा इरिटेट होकर उससे कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूं? ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। वैसे भी जोया अच्छी लड़की है,
उसकी तुम्हारे साथ सेटिंग करके मैं उस बेचारी के साथ बुरा नहीं करना चाहती। निशा फिर से हंसने लगती है। मतलब मैं बुरा लड़का हूँ? वो निशा को घूरने लगता है। तो फिर अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ। ना जाने कितनी गर्लफ्रेंड हो चुकी है अब तक तुम्हारी। निशा की बात सुनकर वो अब सच में इरिटेट होने लगता है। ओह प्लीज, अब तुम भी माँ की तरह बातें मत करो। तुम तो दोस्त हो मेरी, तुम्हें तो समझना चाहिए मुझे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर निशा बस हाँ में सर हिला देता है। मिहिर भी मुस्कुराने लगता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ असिस्टेंट को छोड़ उसकी बॉस को ही पटा लेता हूँ। तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो और फिर मुझे एक बच्चा भी फ्री में मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। निशा झूठा गुस्सा दिखाते हुए पेपर वेट उठा के उसके तरफ फेंकने की एक्टिंग करती है। अरे लग जाएगी मुझे। मिहिर हंसने लगता है। निशा भी हंसने लगती है कि तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और वही छोटा बच्चा अंदर आता है। निशांत, ये मिहिर क्या कह रहा है? तुम जिद करके उसे यहाँ क्यों ले आए? उद्धरण चिन्ह। निशांत सक्सेना यानी कि वो छोटा बच्चा निशा का ये सवाल सुनते ही उसके पास आ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत बोर हो रहा था, हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। निशा हैरानी से अपने बेटे निशांत की तरफ देखने लगती है। वो बस 4 साल का ही तो है। उसे बोर होने का मतलब भी पता है। और आप दोनों कितनी बातें करते रहते हो। अब बातें मत करो और कहीं घूमने चलो। निशांत जैसे किसी को ऑर्डर दे रहा हो वैसे बोलता है। निशा मुस्कुरा देती है। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले तो मुझे बर्गर खाना है, निशांत जैसे फाइनल डिसीजन देते हुए बोलता है। मिहिर और निशांत के साथ निशा बाहर घूमने चली जाती है। जब वो रात को जब तीनों घर पहुंचते हैं तो निशांत तो बहुत ज्यादा खुश है। उन तीनों को साथ देखकर पड़ोस वाली आंटी बड़े अजीब तरीके से उन्हें देखती है। मिहिर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और निशा ने अब लोगों की नज़रों से बुरा फील करना छोड़ दिया है। जैसे ही वो लोग घर में आते हैं, निशांत भागते हुए एक औरत के गले लग जाता है। वो औरत लगभग 50 साल के ऊपर है उम्र में, सुधा सक्सेना, मिहिर की माँ। सुधा प्यार से निशांत को गले लगाती है। निशांत बड़े ही एक्साइटेड होकर सुधा को बताने लगता है कि उसने कितने मज़े किए और फिर मिहिर ने मुझे कैंडी भी लेकर दी। उद्धरण चिन्ह। निश, कितनी बार कहा है मिहिर मत बुलाओ उसे। मिहिर अंकल कह के बुलाओ, वो तुमसे बड़े हैं। निशा उसे डांट लगाने लगती है। निशांत मुंह फुलाकर बैठ जाता है। कोई बात नहीं निशा, छोटा है वो अभी। सुधा निशांत की साइड लेने लगती है। निशा लंबी सांस लेती है। अब यही सब उसकी दुनिया है और उसका बेटा निशांत ही उसकी जिंदगी। वो उसे प्यार से निश कह के बुलाती है। यहाँ तक कि उसने अपने खुद के डिज़ाइन किए हुए कपड़ों का जो ब्रांड लॉन्च किया है उसका नाम भी निश रखा है। धीरे धीरे उसका ब्रांड भी नाम कमा रहा है। हाँ, बिजनेस में अभी उसे कई मुकाम हासिल करने हैं। ये तो जैसे शुरुआत है, लेकिन जो भी है जैसा भी है उसमें वो खुश है। ये सब करने में सुधा और मिहिर ने उसका बहुत साथ दिया है। उन दोनों के रूप में उसे अपना नया परिवार ही मिल गया है जैसे। अगर उस रात वो दोनों उसे नहीं मिले होते तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होता। थोड़ी देर बाद निशा निशांत को सुला देती है, पर उसे नींद नहीं आ रही। 4 साल पहले इसी दिन वो सो नहीं पा रही थी ये सोचकर कि उसका पति लंदन से वापस आने वाला है। लेकिन अगले दिन उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। वो दिन याद आकर आज भी उसकी रूह कांप उठती है। उसे अपने पापा की याद आती है। पता नहीं वो कैसे होंगे। वो भी उसे बाकी सब की तरह मरा हुआ मानते होंगे, पर अगले ही पल वो खुद को समझाती है। अब वो रिधिमा नहीं रही, अब वो निशा है और यही उसकी जिंदगी है। वो प्यार से निशांत के बालों को सहलाती है, फिर धीरे से उसके गालों पर किस करती। आई लव यू बेबी, तुम ही मेरी जिंदगी हो अब। उद्धरण चिन्ह। फिर उसे गले लगाकर वो भी सोने की कोशिश करने लगती है। 7. सपना या हकीकत। अगले दिन सुबह जब ऋषित लिविंग रूम में आता है तो देखता है कि उसके पापा एक पुरानी फोटो हाथ में लिए बैठे हुए हैं। जब वो पास जाता है तो देखता है वो ऋषित और रिधिमा की शादी की फोटो है। फोटो में रिधिमा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान है और ऋषित के चेहरे पर ऐसे मुस्कान है जैसे किसी ने उसे मुस्कुराने की सजा दे दी हो। अरुण की आंखें नम हो गई है उस फोटो को देखकर। कितनी प्यारी लड़की थी वो। एक पिता के नाते अरुण जानता था कि ऋषित ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि अरुण ने उसे मजबूर किया है। पर आज भी अरुण को लग रहा है कि उसका फैसला सही था ऋषित के लिए। पर हाँ, उसका फैसला शायद रिधिमा के लिए सही नहीं था। वो प्यारी सी मासूम सी लड़की ये सब डिजर्व नहीं करती थी। इतनी दर्दनाक मौत नहीं होनी चाहिए थी उसकी। और उसके साथ साथ उसका बच्चा
उनके खानदान का वारिस भी नहीं रहा। मायरा उसे ऐसे देखती है और दुखी होती है। अगर अरुण और ऋषित के अलावा इस घर में रिद्धिमा को कोई याद करता है तो वो मायरा ही है। मायरा को आज भी रिद्धिमा याद है। नौकर होते हुए भी रिद्धिमा ने कभी भी मायरा से बदतमीजी से बात नहीं की थी। सर, ब्रेकफास्ट तैयार है। मायरा की आवाज़ सुनकर अरुण अपने ख्यालों से बाहर आता है। फोटो रखकर वो ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ चलने लगता है। ऋषित भी धीरे से आकर बैठ जाता है। देवयानी और सूरज भी नाश्ता करने बैठ जाते हैं। सूरज ऋषित की तरफ देखते हुए पूछता है, भाई क्या हुआ? लगता है आप सोए नहीं रात भर। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले ऋषित कुछ कहे देवयानी बोल पड़ती है, अरे ऋषित बेटा, तुम भी ना, अब उस बात को 4 साल हो चुके हैं। वैसे भी तुम तो उससे प्यार करते ही नहीं थे और वो तुम्हारे लायक थी ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। ऋषित के चेहरे का रंग बदल जाता है, पर देवयानी अपनी बात नहीं रोकती। मैं तो पहले से ही तुम्हारी और उसकी शादी नहीं चाहती थी, पर अरुण ने कुछ सुना नहीं, वरना नताशा उससे कई गुना अच्छी थी। उद्धरण चिन्ह। नताशा देवयानी के भाई की बेटी है, इसलिए देवयानी बहुत पहले से चाहती थी कि नताशा की शादी ऋषित से हो। ऋषित गुस्से से देवयानी की तरफ देखता है। फौरन देवयानी बात को बदल देती है, हाँ वैसे सोनिया भी बहुत प्यारी है और तुम उससे इतना प्यार जो करते हो, मुझे तो बस तुम्हारी खुशी चाहिए। अगर तुम्हें सोनिया पसंद है तो वही सही। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल ऋषित अपना ब्रेकफास्ट अधूरा छोड़ घर से बाहर चला जाता है। कुछ घंटों बाद अरोरा कंस्ट्रक्शन के मीटिंग रूम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है। अरुण और सूरज भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। कुछ मेंबर्स ऋषित ने कंपनी में लिए हुए फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज ऋषित हमेशा की तरह उन्हें कड़ा जवाब नहीं दे रहा, बल्कि शांति से बैठा हुआ है, मानो वो सिर्फ बैठने के लिए वहां बैठा हो। उसका दिल और दिमाग कहीं और ही है। उसका ऐसा रवैया देखकर उसका पर्सनल असिस्टेंट चिराग टेंशन में आ रहा है, पर अरुण वहां है तो वही सब कुछ संभाल लेता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाकी के मेंबर्स चले जाते हैं। सूरज भी एक बार अपने पापा फिर भाई को देखता है और वहां से निकल जाता है। चुप रहकर तुम उन लोगों को और बढ़ावा दे रहे हो अपने खिलाफ जाने का। तुम्हें उन्हें अच्छे से जवाब देना चाहिए था आज, ताकि वो फिर से तुम्हारे खिलाफ न बोल सके। अरुण इरिटेट होकर ऋषित से कहता है। ऋषित फिर भी कुछ नहीं कहता। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ऋषित, अपने आप को संभालो। अगर नहीं संभाल पा रहे तो साइकारिस्ट से बात करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऋषित के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो सच में उसे पागल समझते हैं। थैंक यू पापा, पर आप थोड़ा सा ध्यान अपने दूसरे बेटे पर क्यों नहीं देते? उसे इसकी जरूरत है, ऋषित उसी मुस्कान से साथ कहता है, जो देख अरुण उसे गुस्से में घूरते हुए वहां से चला जाता है। ऋषित अपने केबिन में आता है और गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकता है। उसके पापा को उससे ज्यादा उसके बिजनेस और नाम से ज्यादा प्यार है, पर फिर अचानक किसी की लिखी हुई बात उसे याद आती है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उद्धरण चिन्ह। वो बात याद आकर ऋषित खुद का गुस्सा काबू करते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है और रिलैक्स होकर आंखें बंद करके लंबी सांसें लेने लगता है। अपने गुस्से को खुद पर हावी होने न देने के लिए कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है, शायद इसलिए क्योंकि वो कल रात को ठीक से सोया नहीं था। धीरे धीरे वो अंधेरे में डूब रहा है कि अचानक कहीं से रिद्धिमा उसके सामने आती है। वो बहुत घायल है, उसके जख्मों में से खून निकल रहा है, कहीं कहीं जलने के निशान भी है। दर्द से कहराते हुए वो बोलती है, मेरी ये हालत तुम्हारे वजह से हुई ऋषित। तुम्हारे वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली। सबके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही जिम्मेदार हो। उद्धरण चिन्ह। ऋषित अगले ही पल आंखें खोलता है। वो इतनी तेजी से सांसें ले रहा है जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। ऐस बड़ी ही में भी वो पसीना पसीना हो गया है। तभी चिराग केबिन में आता है। ऋषित की ऐसे हालात देख वो घबरा जाता है। सर आप ठीक तो हैं? डॉक्टर को बुलाऊं? चिराग टेंशन में ऋषित के पास आकर उसे संभालते हुए बोलता है। चिराग की आवाज़ से ऋषित जैसे होश में आता है। उसे एहसास होता है कि वो ऑफिस में है और वो एक सपना था। बिना कुछ बोले वो बस चिराग ने उसके सामने पकड़ा हुआ पानी का गिलास हाथ में लेता है और एक ही पल में पानी पी जाता है। अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सर आप ठीक है? मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। चिराग की बात सुनकर ऋषित अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देता है। मैं ठीक हूँ सर, मुझे लगता है आपको आराम की ज़रूरत है। वैसे भी मीटिंग खत्म हो गई है, बाकी काम कल भी किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह।
हिम्मत करके चिराग ये बात बोलता है क्योंकि वो जानता है रशीद को उसके मामले में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन रशीद की ऐसे हालात देखकर चिराग खुद को ये बोलने से रोक नहीं पाता। रशीद सिर्फ हल्के से हाँ में सर हिलाकर केबिन से निकल जाता है। आज शायद उसे आराम की सच में जरूरत है। जैसे ही वो अरोरा मैंशन पहुंचता है अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है। अभी भी उस सपने में रिद्धिमा ने कही हुई बातें उसके कानों में गूंज रही है। क्या सच में वही है रिद्धिमा और अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार? कहीं न कहीं वो जानता है इस सवाल का जवाब, और इसलिए 4 साल से पश्चाताप की आग में जल रहा है। काश वो उस वक्त रिद्धिमा को अकेले जाने से रोक लेता। काश वो कुछ दिन और रुक जाता और रिद्धिमा की डिलीवरी के बाद उसे अपने और सोनिया के बारे में बताता। काश वो थोड़ा शांति से सोच समझकर बात करता उससे। वो आंखें बंद कर लेता है। यही सब वो पिछले 4 सालों से सोच रहा है। अब और न ही सोच पा रहा वो। दूसरी तरफ दिल्ली में निशा गुमसुम सी बैठी हुई है। सुधा और मिहिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों भी जानते हैं 4 साल पहले निशा कितने बुरे हालात में थी इस दिन, और बहुत मेहनत और लड़कर वो आज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी है। चलो निशा, शॉपिंग पर चलते हैं। अरे 2 दिनों बाद तुम्हारे इस शैतान बेटे का बर्थडे जो है, फिर टाइम पर ना मुझसे ही भागा दौड़ी कराते हो तुम लोग। मिहिर की बात सुनकर निशा धीरे से मुस्कुराती है। अपने बर्थडे की बात सुनकर निशांत एक्साइटेड होकर कूदने लगता है। मेरा बर्थडे है, मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा? मुझे बहुत बड़ा वाला केक चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये मस्ती देखकर निशा की मुस्कुराहट चौड़ी हो जाती है। अपना गम साइड में रखकर वो अपना मूड ठीक करते हुए मिहिर के साथ निशांत को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है। मेरे पास सिर्फ मम्मा है। निशांत की बर्थडे पार्टी की तैयारियों में 2 दिन कैसे बीत गए रिद्धिमा को पता ही नहीं चला। सच बात तो ये है कि रिद्धिमा इतने सारे लोगों को नहीं बुलाना चाहती थी, क्योंकि अक्सर फिर लोग निशांत के पापा के बारे में उससे सवाल करते या फिर निशा के मिहिर और उसके माँ के साथ रिश्ते के बारे में जानना चाहते। इतने सालों में निशा अब सीख गई है कि ऐसे लोगों को कैसे और क्या जवाब देना है। मिहिर को लोगों की बातें और सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर मिहिर की माँ सुधा इससे बहुत परेशान हो जाती थी। पिछले 4 सालों से उन्होंने रिद्धिमा को अपनी बेटी ही मान लिया है। उन्होंने रिद्धिमा का दुख और दर्द बहुत करीब से देखा है और महसूस भी किया है। इसलिए जब कोई रिद्धिमा के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले या फिर उसका नाम मिहिर के साथ जोड़े तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि रिद्धिमा और मिहिर का रिश्ता कितना पवित्र है। और ऊपर से जब लोग निशांत जैसे छोटे बच्चे से भी सवाल करते तो सुधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। निशा नहीं चाहती थी कि बर्थडे पार्टी में भी कुछ ऐसा हो, इसलिए वो सिर्फ कुछ ही लोगों को बुलाना चाहती थी। लेकिन निशांत बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, अपने सारे दोस्तों को बुलाना चाहता था। वो देख रिद्धिमा भी मना नहीं कर पाती। वैसे अगर सब कुछ ठीक होता तो अरोरा खानदान के बच्चे का जन्मदिन किसी त्योहार की तरह मनाया जाता अरोरा मैंशन में। रिद्धिमा जानती है कि अरोरा मैंशन में उसे जो ऐशो आराम मिलता, जो पैसा, रुतबा या प्रॉपर्टी मिलती निशांत को, वो रिद्धिमा उसे नहीं दे सकती। हाँ, उसका छोटा सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, पर अरोरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने वो कुछ भी नहीं है। भले ही वो उसे उतना पैसा या सुख सुविधाएं न दे पाए, पर वो उसे बहुत सारा प्यार दे सकती है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसीलिए रिद्धिमा बर्थडे पार्टी में कई सारे लोगों को बुलाने के लिए मान भी जाती है। पार्टी में वैसे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि मिहिर ने इस बार कई सारे गेम्स की अरेंजमेंट कर दी है, तो सभी लोग उसी में बिजी हो गए हैं। बर्थडे पार्टी तो अच्छे से हो जाती है। पार्टी के बाद निशांत एक्साइटेड होकर अपने सारे गिफ्ट्स खोल रहा है और सुधा भी उसकी मदद कर रही है। रिद्धिमा सोफा पर आकर बैठ जाती है मिहिर के पास। वैसे सबको गेम्स खिलाने में बिजी रखने का आइडिया बहुत बढ़िया था, हल्के से मुस्कुराते हुए वो कहती है। मिहिर मुस्कुराकर उसे आंख मारता है। फिर आइडिया किसका था? मिहिर सक्सेना का। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा मुस्कुराती है, फिर अगले ही पल उसकी आंखें नम हो जाती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ तो लगता है अगर तुम और सुधा माँ न होती तो पता नहीं मैं क्या करती। शायद ये सब अकेले नहीं कर पाती। उसे ऐसे देख मिहिर भी सीरियस हो जाता है। कम ऑन रिद्धिमा, 4 साल से देख रहा हूँ तुम्हें। बेस्ट फ्रेंड हो तुम मेरी। इतना तो मैं तुम्हारे बारे में जान ही गया हूँ कि तुम इतनी स्ट्रांग हो कि मैं और माँ तुम्हारे साथ नहीं भी होते तो भी तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लेती। उद्धरण चिन्ह। रिद्धिमा कुछ नहीं कहती, उसका मूड ठीक करने के लिए फिर मिहिर बोलता है। अरे पर देखो तो सही, तुम्हारा वो शैतान बच्चा 4 साल का हो गया, अब तो उसकी शैतानियाँ और बढ़ जाएगी। रिद्धिमा मुस्कुराने लगती है। तुम तो ये बोलो ही मत।
तुमने और सुधा माँ ने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। वो जो बोले वो आप दोनों करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए वो इतना शैतान हो गया है। उद्धरण चिन्ह। अरे उसकी बात माननी ही पड़ती है बाबा, नहीं मानो तो वो घर सर पर उठा लेता है। तुम्हारा बच्चा कोई सीधा साधा बच्चा है क्या? मिहिर मुस्कुराते हुए बोलता है। तभी निशांत और सुधा वहां आते हैं। निशांत खुशी से रिद्धिमा और मिहिर को अपने गिफ्ट्स दिखाने लगता है। जब काफी रात हो जाती है तो रिद्धिमा निशांत को सोने के लिए मनाते हुए बेडरूम में लाती है। चलो अब जल्दी से सो जाओ, मम्मा को कल सुबह काम पर भी जाना है ना। उद्धरण चिन्ह। मम्मा, वो मेरा दोस्त हरी है ना? उसकी मम्मा ने पूछा। तुम्हारे पापा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिद्धिमा परेशान हो जाती है। फिर तुमने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। मैंने बोला मेरे पास तो पापा है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ मम्मा ही है। निशांत की ये मासूम सी बात सुनकर रिद्धिमा की आंख भर आती है। क्या हुआ मम्मा, आप रो रहे हो? निशांत प्यार से उसे पूछता है। अगले ही पल रिद्धिमा अपने आंसू पोंछ लेती है। बिल्कुल नहीं बेटा, आप चलो सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में निशांत सो जाता है पर रिद्धिमा को नींद नहीं आ रही। निशांत की बात उसके कानों में गूंज रही है कि उसके पास पापा है ही नहीं, उसके पास बस मम्मा है। रिद्धिमा ने निशांत को कभी उसके पापा ऋषित के बारे में नहीं बताया और न ही उसके सामने वो कभी ऐसे बात छेड़ती थी। निशांत तो छोटा बच्चा है, उसने अपने हिसाब से इसका अर्थ लगा लिया कि शायद उसके पास पापा है ही नहीं। इसकी वजह तुम ही हो ऋषित। आज निशांत छोटा है इसलिए ये समझ नहीं पा रहा, पर जब वो बड़ा हो जाएगा तो जरूर सवाल करेगा कि उसके पापा कौन है, कहाँ है, उनके साथ क्यों नहीं है। रिद्धिमा नहीं जानती निशांत के सवालों का वो कैसे सामना करेगी, पर मैं एक बात अच्छे से जानती हूँ ऋषित कि तुम्हारा साया भी अब मैं अपने ऊपर या अपने बच्चे के ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। जो बाप अपने ही बच्चे को मारना चाहे, ऐसे बाप का साया भी मैं अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। खुद से ये बात ठान लेते हुए रिद्धिमा सोने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ मुंबई में ऋषित अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो देखता है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला है। वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि इस वक्त स्टोर रूम में कौन हो सकता है। वो धीरे से स्टोर रूम की तरफ बढ़ता है, पर उससे पहले ही मायरा स्टोर रूम से कुछ सामान के साथ बाहर आती है। ऋषित को अचानक यूं अपने सामने खड़ा देख वो जरा सहम जाती है। तुम क्या कर रही हो इस वक्त स्टोर रूम में मायरा? ऋषित का सवाल सुनकर मायरा के माथे पर पसीना आने लगता है। वो जानती है कि रिद्धिमा का नाम सुनते ही ऋषित गुस्सा हो जाता है। वैसे भी ऋषित कब किस बात पर गुस्सा हो जाए समझ नहीं आता। कभी वो बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देता है, तो कभी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर देता है। अभी कुछ दिनों पहले ही ऋषित ने एक नौकर को इसलिए काम से निकाल दिया था क्योंकि उसने गलती से ऋषित पर कॉफी गिरा दी थी। मायरा अपना जॉब नहीं खोना चाहती थी क्योंकि उसके भी छोटे बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी उस पर थी। हिम्मत दिखाते हुए मायरा कहती है, सर वो रिद्धिमा मैडम के कपड़े हैं कुछ, उन्हें कल लॉन्ड्री में देने के लिए निकाल के रख रही थी। मायरा सर झुकाकर ये कहती है और इंतजार करती है कि अब ऋषित उस पर जरूर गुस्सा करेगा। पर जब ऋषित कुछ नहीं कहता तो वो धीरे से गर्दन उठाकर उसके तरफ देखती है। वो क्या है ना सर, कपड़े काफी समय से वैसे ही पड़े हुए थे तो वो खराब हो सकते हैं, तो सोचा अच्छे से ड्राई क्लीन करवा कर पैक करके रख दूं। रिद्धिमा के एक्सीडेंट के बाद जब ऋषित की तबीयत काफी खराब हो गई थी तो अरुण ने ही मायरा को बोलकर रिद्धिमा का सारा सामान स्टोर रूम में रखवा दिया था। आज जब मायरा स्टोर रूम में कुछ सामान लेने गई थी तो उसे रिद्धिमा का सामान दिख गया और वो सामान देख उसे रिद्धिमा की याद आ गई, तो उसने सोचा रिद्धिमा के लिए इतना तो वो कर सकती है कि उसका सामान संभाल कर रख दे। ओके। ऋषित के मुंह से ये लफ्ज सुनकर मायरा थोड़ी हैरान हो जाती है, पर अगले ही पल सामान लेकर वहां से निकल जाती है। ऋषित अपने ही सोच में वापस अपने कमरे आता है।